हेलो एवरीवन। हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग शेयर के बारे में देखे थे, जिसमें था मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर, फिर कॉमन, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आज हम लोग देखेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पहले हम शेयर ही देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर होता है जैसे कुछ कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को जितना भाग में डिवाइड किया जाता है आपस में बांटने के लिए, तो प्रत्येक भाग को हम लोग शेयर कहते हैं। और शेयर के कई प्रकार हैं। फर्स्ट है मेरा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मेरा वैसा शेयर होता है जिसमें कुछ प्रेफरेंस रहता है एज कम्पेयर टू अदर शेयर। मतलब जो शेयर प्रेफरेंस शेयर, जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसको कितना प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट किस रेट से प्रोवाइड करना है, वो प्रेफरेंस शेयर में लागू रहता है। यानी अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट है मेरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब होता है जमा करना। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पैसा को हम लोग इकट्ठा करते हैं, एक बार कैपिटल को इकट्ठा करते हैं और फिर जितना भी पर्सन रहते हैं उसको बांट दिया जाता है। नहीं, उसको इंटरेस्ट जो भी शेयर खरीदा रहता है, प्रेफरेंस शेयर खरीदा रहता है, उसको पेड कर दिया जाता है। हो गया मेरा क्यूमुलेटिव शेयर। अब है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में नॉन क्यूमुलेटिव मतलब उसको इसमें इकट्ठा या पैसा कैपिटल को जमा नहीं किया जाता है। जैसे जैसे पैसा या कैपिटल मेरा जमा होता है वैसे वैसे हम लोग पेड करते जाते हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव शेयर में क्या है कि कुछ टाइम दिया रहता है कि इतने दिनों में आपको पैसा पेड कर दिया जाएगा। जैसे 5 साल में पैसा इकट्ठा हो गया तो पेड कर दिया जाता है। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव शेयर में होता है कि जैसे जैसे पैसा इकट्ठा हुआ वैसे वैसे पेड कर दिया जाता है। ये हो गया मेरा नॉन क्यूमुलेटिव शेयर। अब है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब है रिडीम। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कूपन मिलता है, उसमें हम लोग कूपन को रिडीम करते हैं। तो आप लोग रिडीम वर्ड तो जानते होंगे कि रिडीम मतलब क्या, जो अपने प्रेफरेंस को रिडीम कर सके, वही होता है मेरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको समझा देंगे। द कंपनी एक्ट हैज प्रोवाइडेड सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिटर्न ऑफ इट्स कैपिटल। मतलब कैपिटल के रिटर्न पर जो कंपनी एक्ट है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है। मतलब कुछ नियमें लागू की गई है कि आप रिटर्न भरिएगा तो उसको किस तरीके से भरा जाए। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 रुपया लिए और आपको 2,000, तो कभी 100 रुपया, कभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको पेड कर दिया जाए। ऐसा नहीं, आपको एक ही बार पेड किया जाएगा। ये कंपनी एक्ट कहता है। द कंपनी एक्ट है प्रोवाइडेड सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिटर्न ऑफ इट्स कैपिटल। कैपिटल के रिटर्न पर कुछ कंपनी एक्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है। द शेयर टू बी रिडीम्ड शुड बी फुली पेड अप। मतलब शेयर आपका तभी रिडीम होगा जब आपको फुली पेड कीजिएगा। दिस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल। मतलब इस शेयर को रिडीम आप या फ्रेश इशू में कर सकते हैं या जो आपको प्रॉफिट हुआ उससे बांट कर। नेक्स्ट है ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब वैसा शेयर प्रेफरेंस शेयर जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते हैं, वो हो गया मेरा ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और नेक्स्ट है मेरा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब वैसा प्रेफरेंस शेयर जिसको हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। द मोड फॉर डिवाइडिंग सरप्लस प्रॉफिट इज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो इस शेयर का होल्डर होते हैं वह कंपनी के सरप्लस जो प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और लेकिन जो सरप्लस प्रॉफिट होता है वह किस तरीके से डिवाइड होगा वह एसोसिएशन के आर्टिकल में दिया हुआ रहता है। मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को हम कह सकते हैं, जो इसका होल्डर होता है वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है और फिर जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो किस तरीक़ा से मिलेगा वो एसोसिएशन के आर्टिकल में गिवन रहता है। मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसमें अपने शेयर को ये पार्टिसिपेट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में।
नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या हो गया, जिसको हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जैसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, वैसे नॉन पार्टिसिपेट। अब है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब जो मेरा प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक शेयर से दूसरे शेयर में। जैसे मेरा प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए, ये हो गया मेरा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। These shares holders can be converted into equity share after a specified period according to the article of association। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम अपने शेयर को इक्विटी शेयर में हम लोग चेंज कर सकते हैं या किसी और शेयर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एसोसिएशन के आर्टिकल में गिवन रहता है कि उसका रूल और रेगुलेशन क्या है। अब है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हो गया मेरा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब जो हम शेयर खरीदे वो वैसे के वैसे ही उसको हम रिसीव कर लिए, उसको हम लोग किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हो गया मेरा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज प्रेफरेंस शेयर का। तो ये एडवांटेज ये है प्रेफरेंस शेयर में कि प्रेफरेंस शेयर में हम लोग फिक्स रेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि गड़बड़ नहीं होता है हिसाब क्लियर करने में किसी पर्सन को। जैसे कोई पर्सन ए है तो उसको 12% यदि रेट से इंटरेस्ट उसको देना है तो उसी के हिसाब से उसको पैसा पेड करके क्लियर कर दिया जाता है, ये मेरा एडवांटेज है। और इसमें नेक्स्ट टाइम ये है कि पैसा को हम लोग पेड करने के लॉन्ग टर्म पर टाइम रहता है, यानी जैसे प्रेफरेंस शेयर में होता है कि आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट कीजिए और तुरंत पैसा, यानी तुरंत पैसा आप नहीं मांग सकते हैं। उस कंपनी का टर्म कंडीशन रहता है कि आप कंपनी से पैसा इतने दिनों के बाद ही रिडीम कर सकते हैं। लेकिन और एडवांटेज है क्या कि प्रेफरेंस शेयर को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं, ये मेरा हो गया एडवांटेज। और डिसएडवांटेज ये है कि जो डिविडेंड रहता है वह बहुत ज़्यादा रहता है और शेयर होल्डर जो होते हैं उनके राइट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और जो उनके क्या कॉस्ट का जो रेजिंग होता है, मानी इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंपनी को इससे थोड़ा हानि होता है। ये हो गया मेरा एडवांटेज। डिसएडवांटेज मेन जो एडवांटेज है इसका कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं यदि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो हम लोग फिर उसको कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि पार्टिसिपेबल है तो। अब है नेक्स्ट हम लोग का है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा पहले देखे थे कि डिबेंचर वैसा होता है जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, उससे को डिबेंचर जानने थे पिछले वीडियो में। यहाँ हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि डिबेंचर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है। डिबेंचर इट इज़ ए टाइप ऑफ लोन टू द कंपनी, it is a type of loan to the company by the debenture holders on which fixed rate of interest is given। मतलब कि डिबेंचर एक तरह का ऋण होता है, डिबेंचर एक तरह का ऋण पत्र होता है जो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को ऋण प्रोवाइड करता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यानी कहने का मतलब जैसे कि मैं कंपनी हूँ और आप डिबेंचर होल्डर हैं, तो आप हमको इस शर्त पर लोन दीजिएगा, ऋण दीजिएगा कि यदि आपको हम 5,000 रुपया दे रहे हैं तो 2 महीना के बाद आपसे 20,000 रुपया लेंगे। ये हो गया मेरा डिबेंचर्स, यानी जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मेरा डिबेंचर। और डिबेंचर का 2 टाइप, एक होता है सिक्योर्ड और होता है अनसिक्योर्ड। ये भी तो हो सकता है कि कंपनी के आप लोन दिए और कंपनी उस ऋण को लेकर भाग जाए, तो उसके लिए सिक्योर डिबेंचर और एक होता है अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर जो होता है कंपनी के एसेट पे उसका
अधिकार रहता है, यानी कंपनी भाग जाएगा तो सरकार उस कंपनी का संपत्ति को बेचकर सिक्योर्ड डिबेंचर को पैसा प्रोवाइड करेगी। और अनसिक्योर्ड होता है कि उस संपत्ति पर कोई चार्ज नहीं रहता है, यानी चार्जेज ऑन एसेट ऑन द कंपनी होगा तो सिक्योर्ड होगा, और अनसिक्योर्ड होगा कि नो चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। अब हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इक्विटी शेयर के बारे में, और मैंने बोला था कि आप लोग को इक्विटी शेयर के बारे में हम लोग आगे अच्छा से पढ़ेंगे। तो इक्विटी शेयर हम लोग देखते हैं, शेयर्स इश्यू टू जनरल पब्लिक, यानी वैसा शेयर जो जनरल पब्लिक को इश्यू किया जाता है विदाउट एनी प्रेफरेंशियल राइट टू पे अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कि इक्विटी शेयर वैसा शेयर होता है जो बिना किसी प्रेफरेंस राइट को पब्लिक में उसको इशू कर दिया जाता है, यानी पब्लिक उसको खरीद सकती है, वही होता है मेरा इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का हम लोग फीचर देख लेते हैं। फर्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक इशू इक्विटी शेयर, यानी ज्वाइंट स्टॉक इशू इक्विटी शेयर होता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो बिजनेस का ऑनर्स होते हैं। दे आर परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये जो होता है सोर्स का परमानेंट ये जो होता है फाइनेंस का परमानेंट सोर्स होते हैं। दे हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट होता है। दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज, इनके पास कुछ निश्चित लाइबिलिटीज होता है। रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड, ये बिजनेस का ऑनर होते हैं, इसलिए ऑनर्स है तो इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर के बाद पैसा इनको पेड किया जाता है। ये भी एक तरह का शेयर ही है, लेकिन ये जो होता है इनडायरेक्ट रूप से कंपनी को में पैसा पेड करते हैं, और इनको कोई ऐसा नहीं रहता है। यदि आप इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको फिक्स रेट प्रोवाइड किया जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें आपको डिवाइड किया जाता है। यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ प्रेफरेंस शेयर पेड करने के बाद जितना पैसा बचा उससे आपको उसमें से आपको वो पेड किया जाएगा। यदि कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यदि कंपनी का लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इक्विटी शेयर को हम लोग रिडीम नहीं कर सकते हैं कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में, ये नॉन कन्वर्टिबल होता है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि मेन डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर को हम लोग वैल्यू देते हैं, फिर इक्विटी शेयर को, यानी पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा पेड करते हैं, फिर इक्विटी शेयर को पैसा पेड करते हैं, और इसको हम लोग ना ही रिडीम कर सकते, ना ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ईयर टू ईयर वेरी होता है। यदि कंपनी को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, यदि कंपनी को नहीं प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में जान लिए, इक्विटी शेयर क्या होता है और इसका कुछ फीचर क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग देख लिए। और इक्विटी शेयर जो होता है हाईली लिक्विड होता है, यानी कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको होगा, नहीं हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अब हम लोग का है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, फिर पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड मतलब होता है वापस, रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है वापस, यानी वापस कमाई से जो वापस लिए वही होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। से कहते हैं कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ और 10,000 प्रॉफिट हुआ, उसमें से जो भी शेयर था शेयर को पेड करने के बाद इसको 2,000 रुपया बच गया। तो ये जो 2,000 रुपया है वो कंपनी अपना रख लेती है या रिजर्व कर लेती है आने वाले समय के लिए, कि अगले साल यदि 10,000 प्रॉफिट ना होकर यदि 8,000 मेरा प्रॉफिट हुआ
तो उसमें 2000 रुपया ये ऐड कर देगी, तो फिर से मेरा हो जाएगा 10,000। और जब फिर से मेरा जो 10,000 हो गया तो आसानी से हम पेड कर सकते हैं, हमको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी को भी सिक्योरिटी में रहेगी कंपनी भी, कि थोड़ा लॉस भी हुआ तो जो पेड किए हैं शेयर वाले शेयर होल्डर जो हैं उनको आसानी से पेड कर दिया जाएगा। इससे कंपनी पर शेयर होल्डर वालों का विश्वास रहेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर खरीदेंगे। यही होगा हमारा रिटेन अर्निंग। फिर से एक बार अच्छा से देखते हैं। रिटेन अर्निंग वैसा अर्निंग होता है कि जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंट वापस कंपनी रिजर्व कर लेती है आने वाले समय के लिए, कि अगले साल यदि कंपनी घाटा में भी चला गया तो इस कमाई को जोड़कर, इस प्रॉफिट को जोड़कर जो नेक्स्ट ईयर है उसको और इसको जोड़कर पेड किया जाए, ताकि कंपनी का बदनामी नहीं हो। ये होता है रिटेन अर्निंग। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। When a certain percentage of net profit is retained as a general reserve to expand, develop or meet contingency need, then it is known as the retained earning। मतलब प्रॉफिट का कुछ नेट परसेंटेज हम लोग सहयोग के रूप में, कंपनी के सहयोग के रूप में हम लोग बैंक में या कंपनी में रिजर्व कर लेते हैं, वही हो गया मेरा रिटेन अर्निंग। अब है मेरा पब्लिक डिपॉजिट। इट इज़ ए सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यह एक बिजनेस फाइनेंस का सोर्स होता है। बिजनेस फाइनेंस का होता है, बिजनेस फाइनेंस मनी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी, वही होता है मेरा बिजनेस फाइनेंस। तो पब्लिक डिपॉजिट का डेफिनेशन है, इट इज अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वेयर फंड्स आर रेज डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। मतलब पब्लिक डिपॉजिट जो है ये बिजनेस फाइनेंस का सोर्स है, जहाँ से कंपनी जो है पब्लिक से डायरेक्टली अपने फंड को रेज करती है। यानी पब्लिक जो है उसके शेयर को खरीदती है और कंपनी अपने फंड को रेज करती है, फिर उस फंड को इन्वेस्ट करके पब्लिक को पैसा चुकाती है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट डिपेंड ऑन द 6 मंथ to 3 ईयर। मतलब आप डिपॉजिट किए पैसा तो आपको रिटर्न किया जाएगा 6 मंथ में या 6 मंथ से लेकर 3 ईयर में। वहाँ टर्म एंड कंडीशन लागू रहता है। पब्लिक डिपॉजिट में आप कीजिएगा पब्लिक डिपॉजिट तो वहाँ पे टर्म कंडीशन लागू रहता है कि आप कितने दिन के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक वैरी रहता है। एंड प्रोवाइड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू द पब्लिक इज हायर देन द बैंक। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है पब्लिक डिपॉजिट में वह बैंक से ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब है कि पब्लिक डिपॉजिट में हम लोग कैसे अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कंपनी जो है अपने फंड को रेज करने के लिए शेयर बेचती है कि आप 1000 यदि फंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके बदले 1500 रुपया मिलेगा कुछ टाइम पीरियड बाद, जिस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो बैंक से ज़्यादा रहता है। ये हो गया मेरा पब्लिक डिपॉजिट। अब है मेरा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब हम लोग कमर्शियल से ही पता चल रहा है कि कुछ पैसा का लेन देन। कमर्शियल बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक आर द मेन सोर्स ऑफ राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड मीडियम टर्म फाइनेंस इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है जो कमर्शियल बैंक होता है वह फंड को रेज करने का मेन सोर्स होता है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में। यानी शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में कमर्शियल बैंक अपने फंड को रेज करती है। और ये अपने कंपनी, जैसे आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको अपने फंड को रेज करने का ये मेन सोर्स है। यानी पब्लिक डिपॉजिट से अच्छा है कमर्शियल बैंक कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज हो जाएगा और कम समय में ही। तो किस तरीक़ा से ये कमर्शियल बैंक अपने फंड को रेज करती है? तो ओवरड्राफ्ट की मदद से, कैश क्रेडिट से, शॉर्ट टर्म प्लान प्रोवाइड करके, डिस्काउंटिंग ऑफ फिल रिसीवेबल, जैसे हम लोग पेटीएम में देखते हैं
पेटीएम एक तरह का कमर्शियल बैंक है। तो पेटीएम में क्या देखते हैं कि आप 300 का बिल पेड कीजिएगा तो आपको 20 रुपये का कैशबैक। यही हो गया कमर्शियल बैंक, यही करती है कि यदि 300 का आप पेड कीजिएगा तो आपको 20 रुपये का कैशबैक। और फ्लिपकार्ट पर भी हम लोग देखते हैं या अमेजन पे 500 का जीन्स खरीद रहे हैं तो वो जीन्स आपको मिलेगा 400 में। ये भी एक तरह का हो गया। लेकिन कमर्शियल बैंक जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सब हम लोग को ऑफ़र प्रोवाइड करती है। यदि आप 300 रुपये पेड कीजिएगा तो आपको 20 रुपये कैशबैक मिलेगा। 1000 रुपये का यदि बिल पे कीजिएगा तो इतना मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 400 का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो लिखा रहता है कि यदि 399 या उसके ऊपर रिचार्ज कीजिएगा तो आपको 50 रुपये कैशबैक। ये हो गया मेरा कमर्शियल बैंक। ये जो था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, यानी बिल जो आप पेड कीजिएगा उस पर कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड किया रहेगा। अब नेक्स्ट है मेरा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, क्रेडिट मतलब होता है जाना। तो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट मतलब व्यापार कौन करता है? जो बिजनेसमैन होता है। तो ट्रेड क्रेडिट जो होता है, एक बिजनेसमैन जो है दूसरे बिजनेसमैन को क्या हेल्प करता है सामान को खरीदने के लिए, यानी उस क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वही होता है ट्रेड क्रेडिट। मतलब हम एक बिजनेसमैन है और एक आप बिजनेसमैन है, तो आप मेरे पास पैसा नहीं है तो आप हमको कुछ क्रेडिट पॉलिसी प्रोवाइड किए कुछ टर्म कंडीशन पे, वो हो गया मेरा ट्रेड क्रेडिट। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। यानी यह क्रेडिट पॉलिसी का टाइप है जो एक बिजनेसमैन अनदर बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। किस लिए? फॉर परचेज गुडेस्ट सर्विस, यानी सामान को खरीदने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक बिजनेसमैन अनदर बिजनेसमैन को। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इसमें नो इमीडिएट पेमेंट। यदि हम और आप बिजनेसमैन हैं और ट्रेड क्रेडिट कर रहे हैं तो आप यदि हमको क्रेडिट पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमको इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आपस में बैठकर कि कितने दिन के बाद आपको पेमेंट हम देंगे। यानी मेन एडवांटेज क्या है कि नो इमीडिएट पेमेंट, यानी शीघ्र पेमेंट नहीं देना रहता है, और नो इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। यदि आपको कुछ इंटरेस्ट चाहिए तो हम लोग आपस में बैठ के आपस में बात विचार कर लेंगे कि आपको हम कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं। नोट क्या है? टाइम एंड इंटरेस्ट इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल डिस्कशन। मतलब कितना टाइम चाहिए और कितना इंटरेस्ट आपको चाहिए वो आपस में बैठ के बात विचार करके उसको सुलह कर लिया जाता है। यही होता है मेरा ट्रेड क्रेडिट। अब है मेरा आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करें।